Hello guys, I am back again with my new video and I will be teaching you history of class 8, that is the expansion of British power, and this is the section of history and this is of class 8 chapter 2. Alright, so how are you all doing? I hope you would be great to save from corona. घर पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कोशिश करिए यही कि घर से बाहर ना निकले, ठीक है। घर पे अपने पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मन लगाकर, और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2, और वो भी हिस्ट्री का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है। किस तरह से जो है ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में जब आए थे तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पे अपने पावर्स को एक्सपेंड किया था, ठीक है, अपने टेरिटरीज एक्सपेंड की यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल स्टडी ट्वीट को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, और ये चैप्टर 2 है एसएसटी का, हिस्ट्री सेक्शन का, ठीक है। तो देखो अर्लियर जो पहले टाइम पे क्या था कि ट्रेड बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट चीज रखता है, एक वैल्यूएबल चीज माना जाता है, वो भी पर्टिकुलरली इंडिया के लिए। यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज आती थी, ईस्ट एशिया से बहुत सारी कंट्रीज आती थी, ठीक है, जो कि इंडिया में ट्रेड करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे बहुत ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे। इसीलिए जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, क्लियर, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो थे उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया यहाँ पे, क्लियर है। और बहुत सारे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो थे यहाँ पे आए इंडिया में, उन्होंने सिर्फ एक ही पर्पस था कि उनको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, और प्रॉफिट यहाँ से कमाकर लेकर जाना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्लियर ट्रेड वाज डन बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, पर्सन, एज दे डिड नॉट हैड द सपोर्ट ऑफ देयर कंट्रीज। और जब वो ट्रेड करने आते थे पहले जमाने के जो यूरोपियंस थे या वेस्टर्न एशिया से जो कंट्रीज आती थी, वो व्यापार करने आती थी तो पर्टिकुलरली प्रॉफिट्स के लिए ही करते थे वो बेसिकली, ठीक है। और पहले जमाने में जो था कि जो ट्रेडर्स आते थे वो इंडिविजुअली ट्रेड करते थे, उनके पास क्योंकि अपने कंट्री का सपोर्ट नहीं होता था, अपने गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता था, इसलिए जो है वो इंडिविजुअली आकर यहाँ पे ट्रेड किया करते थे, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या हुआ, ग्रेजुअली मतलब समय के साथ साथ चेंज होता गया सब कुछ, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद ईस्ट। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे वो सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जो है एक ट्रेडिंग कंपनी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। मर्चेंट सारे एक साथ जुटने लग गए और धीरे धीरे जो है उन्होंने व्यापार करना एक ग्रुप में शुरू कर दिया था, क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंपनीज बनाना शुरू कर दिया था। उसी हिसाब से देखते हुए जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है, बाय ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि बहुत सारे मर्चेंट्स को मिलाकर जो है उन्होंने क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ I gave a charter which granted the company the exclusive right to trade with the eastern countries। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी, ठीक है, वो भी ज्यादातर व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते थे, ठीक है। वहां पे भी लोग जो है बहुत ज्यादा जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे आते थे ईस्ट में, पर्टिकुलरली इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज थे ईस्ट के, वहां पे व्यापार करने आते थे लोग, क्लियर। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है, उस टाइम पे 1600 AD में उसने जो है एक फरमान जारी किया था, चार्टर मतलब फरमान, ठीक है, एक ऑर्डर जारी किया था, जिसने उस फरमान में जो है उसने मर्चेंट्स, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे और इंडिया कंपनी जो थी, उनको एक राइट्स दे दिया कि तुम लोग जो है ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर या ईस्ट में जाकर जो है तुम लोग व्यापार कर सकते हो, ठीक है। अब है अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, कैसे कैसे जो है जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप के जो कंट्रीज थी, कैसे कैसे इंडिया में आकर उन्होंने अपना व्यापार कैसे कैसे वो लोग आए थे, ठीक है। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पोर्टुगल, अब देखो कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज थी, पुर्तगाल थी, हॉलैंड था जिसको डच कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड थे, फ्रांस था और डेनमार्क था। ये सारे ऐसे कंट्रीज थे जो अपना उन्होंने क्या किया, अपना बेस बनाना शुरू कर दिया था इंडिया में, ठीक है। दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज।
ठीक है। तो बहुत सारे जितने भी कंट्रीज थे यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने जो है अपना धीरे धीरे जो है एक सेंटर बना, एक बेस यानी कि एक नींव तैयार करने लग गए ये लोग, ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। और पर्टिकुलरली जो है इंडिया का कोस्टल एरियाज प्रेफर करते थे ये लोग, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, माहे हो गया, पुलिकट हो गया, सारा का सारा क्या है, सारा का सारा कोस्टल एरिया। ये लोग इन्होंने कोस्टल, एक मन में एक सवाल आता है कि कोस्टल एरियाज इन्होंने क्यों चूज किया था। कोस्टल एरियाज इन्होंने इसलिए चूज किया था कि वहां से रॉ मटेरियल्स को और फिनिश प्रोडक्ट्स को इजिली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप्स के द्वारा इजिली वो लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। बेसिक यही उनका मेन फंडा था कि अगर हम लोग कोस्टल एरियाज के पास रहेंगे तो अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को और अपने रॉ मटेरियल्स को इजिली जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर अपने यूरोपियन कंट्रीज में लेकर इजिली जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। क्लियर। इसलिए उन्होंने जो है कोस्टल एरियाज को प्रेफर किया, क्योंकि अगर वो कोस्टल एरियाज प्रेफर ना करके अगर सेंट्रल इंडियाज को चूज करते हैं तो वहां पे दिक्कत ये थी कि वहां पे उनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता जल्दी, क्योंकि उस समय रेलवेज भी नहीं था, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतनी दिक्कत, मेन रीजन नहीं था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट चूज नहीं किया था, इंटरनल इंडिया का, ठीक है, सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही चूज किया था इन्होंने, ठीक है। These centers were called factories not because it's manufactured for anything, but because its officials of the factories were called factors. और ये जो सेंटर्स इन्होंने स्टैब्लिश किया था कोस्टल एरियाज में, अलग अलग जो कंट्रीज थे उनको फैक्ट्रीज बोला जाता था। फैक्ट्रीज इसलिए नहीं बोला जाता था कि वो कुछ फैक्ट्रीज इसलिए बोला जाता था कि वो इसलिए नहीं बोला जाता था कि वो कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करते थे, बट इसलिए बोला जाता था कि वहां पे जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, ठीक है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे कंपनीज के, वो वहीं पे ज्यादातर रहते थे, ठीक है, उन्हीं को जो है फैक्टर्स कहा जाता था, इसलिए उसका नाम फैक्ट्रीज पड़ा था, जो सेंटर्स स्टैब्लिश किया था अलग अलग पार्ट्स में। दिस फैक्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेज एंड गोडाउन्स। और उस फैक्ट्रीज में क्या क्या ज्यादातर ऑफिसेज होते थे और गोडाउन्स होते थे, और रेसिडेंशियल हाउसेज भी होते थे जहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वहां पे जो आते थे ट्रेड करने के लिए वहां पे ठहरते थे, ठीक है। ओवर टाइम दिस फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब कब्जा हो जाना, मतलब उसको अपने वो कोई ना कोई उस पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो फैक्ट्रीज थी जो स्टैब्लिश की गई थी अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उसको जो है फोर्टिफाइड कर लिया था, यानी कि उसको अपने कब्जे में कर लिया गया था वॉर के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, मतलब धोखेबाजी से या फिर कोई चाल चलकर या फिर अलायंस करके या फिर वॉर के थ्रू। तो फोर्टिफाइड मतलब अपने कब्जे में कर लिया करते थे, ठीक है। जो स्ट्रांग हुआ उसने अपना कब्जा कर लिया। तो ये ब्रीफिंग है चैप्टर का, ठीक है, कि कैसे जो है ये तो बेसिकली जो एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिश पावर का, वो बेसिकली हुआ था किस लिए, व्यापार के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स वो लोग यहाँ से कमा के ले जाएं अपने देश में, ठीक है। और जाहिर सी बात ये भी हुआ भी था, ठीक है, यही हुआ था। तो आइए आगे हम, आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इस चैप्टर का आपको जो है पीडीएफ मिलेगा, वहां से भी इस टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स मिलेगा आपको और होमवर्क करने के लिए आपको मिलेगा। तो आप होमवर्क को प्लीज सीरियसली जो है अपने फेयर कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड राइवलरी, यानी व्यापार की दुश्मनी, ठीक है। राइवलरी मतलब दुश्मनी, ठीक है। तो अब देखो जाहिर सी बात है, जहाँ पे एक जगह पे अगर बहुत सारे लोग होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां दुश्मनी एक दूसरे से हो ही जाती है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो लोग कमाए, ज्यादा से ज्यादा जो शेयर और ट्रेड का वो अपना अपना जो है सब सोचते हैं, ठीक है। तो सबका यही मेन मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा शेयर ट्रेड का उनका हो, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ कि आपस में जो है दुश्मनी होने लग गई थी व्यापार के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वाइंग फॉर गुड्स सच एज पेपर, क्लोव, कार्डमम, कॉटन, सिल्क, इंडिगो एक्सेट्रा लेड टू इंटेंस राइवलरी अमंग देम। यानी कि क्योंकि बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज थी, ठीक है, और गुड्स भी बहुत सारे थे, पेपर था, ग्लोव हो गया, कार्डमम हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए जो है ट्रेडिंग कंपनीज में आपस में जो है होड़ लग गई थी। बाइंग मतलब
कि होड़ लग गई थी। मतलब सब अपना चाहते थे कि अब सारे जो गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, सब मेरे पास आ जाए, ठीक है, सारे मेरे पास रहे, मैं इनका कंट्रोल करूं। क्लियर। तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपस में दुश्मनी होने लग गई थी। सिंस प्रॉफिट फ्रॉम दिस गुड्स वर ह्यूज, ईच यूरोपियन कंट्री वाइड फॉर ग्रेटर शेयर ऑफ द ट्रेड। और क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज क्या करते थे कि यहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेकर जाते थे इंडिया से, और अपनी यूरोपियन कंट्री में महंगे दामों में बेचते थे, ठीक है। क्योंकि इन सारे गुड्स की जो ये सारे गुड्स हैं, सब क्लोव हो गया, पेपर, ये सारे मसाले हो गए, स्पीसीज जिसको बोलते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क, ये सारे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देते थे यूरोप में, ठीक है। इनका ये रॉ मटेरियल्स एज ए रॉ मटेरियल्स ये लोग काम करती, ये चीजें काम करती थी। और वहां पे जाके यूरोप में ये, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो वहां पर वो लोग जो है इसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते थे और वहां पे महंगे दामों में बेचा करते थे। इसलिए जो है इनको प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हुआ करता था। सिंस प्रॉफिट फ्रॉम दिस गुड्स वर ह्यूज, ईच यूरोपियन कंट्री वाइड फॉर ग्रेटर शेयर। क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट से जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट उन लोगों को होता था, तो सब जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर इस ट्रेड में अपना खोजने लगे थे। ज्यादा से ज्यादा मेरा ही अधिकार हो इन सारे प्रोडक्ट्स पे। Since the quantum of trade was not sufficient to sustain all companies, their profits began to shrink. अब जो ट्रेड का क्वांटम यानी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी थी ट्रेड की, वो इतनी कम थी, वो उतने सफिशिएंट नहीं हो पाए कि सारे कंपनीज को जो है उसको झेल सके। यानी कि जो व्यापार था वो इतना कम था, क्वांटिटी व्यापारियों की क्वांटिटी इतनी कम थी व्यापार की, और प्रोडक्ट्स की इतनी कमी थी कि जो व्यापारी थे, जो कंपनीज थी, उनको शेयर जो है, उनको प्रॉफिट्स जो शेयर जो है वो इतनी कम होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना अलग अलग काम कर रहे थे, तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। क्लियर। द ओनली वे लेफ्ट फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट वाज एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिटर्स। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्वांटम यानी कि जो क्वांटिटी ट्रेड की वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि सारे कंपनीज को वो मैनेज कर पाए। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स भी जो है अपना अलग अलग ट्रेड करने लग गए थे। कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा बढ़ गए उस टाइम पे कि प्रॉफिट जो था कंपनी का, ठीक है, क्योंकि बिना टैक्सेस दिए हुए जो कंपनीज क्या करती थी, अपने माल को यहाँ से भेजती थी, एक्सपोर्ट करती थी, और बिना टैक्सेस दिए हुए जो इम्पोर्ट करती थी, ठीक है। और उसी चीज का फायदा जो है ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी, मर्चेंट्स जो थे, उन्होंने भी इसी चीज का फायदा उठा लिया, ठीक है। जो कंपनी जो काम करने वाले लोग थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे गुट बनाकर जो है अपना अलग से ट्रेड करना शुरू कर दिया, ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके इंडिविजुअली, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है कि जो कंपनीज थी उनको ज्यादा नुकसान होने लग गया था, तो प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कंपनीज का कम होने लग गया था। तो एक ही तरीका बचा था कि जितने, और एक ही तरीका ये बचा था प्रॉफिट्स कमाने का, कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसको हटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। द ओनली वे लेफ्ट फॉर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स वाज एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिटर्स। तो एक ही तरीका बचा था प्रॉफिट्स कमाने का कि जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। द अनइंश्योर मोनोपोली। अब ये वर्ड है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही दुकान हो और वहां से बहुत सारे लोग वहां पे आए। जैसे फॉर एग्जांपल, मोनोपोली को समझना एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एरिया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्कूल यहाँ पे खुल सकता है, और बाकी लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्कूल खोल पाए यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जो सारे यहाँ पे एरियाज है, सारे घर के लोग जो है ये इसी में जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको भी पढ़ाना है अपने बच्चों को। तो इसमें क्या करता है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो सोचता है कि सिर्फ मेरा ही स्कूल है यहाँ पे, और कोई स्कूल तो है नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने मन से जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलाता है, अपने मर्जी से वो दाम बढ़ाएगा, अपनी मर्जी से वो दाम घटाएगा। तो ये होता है मोनोपोली। यानी कि एक ही प्लेयर था और बहुत सारे उसके पास बायर्स थे। अब जाहिर सी बात है, बायर्स होंगे तो क्या होगा कि वो अपने मर्जी से दाम घटा भी सकता है, अपनी मर्जी से दाम बढ़ा भी सकता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएगा, अपने टैक्सेस लगाएगा। क्लियर। ये होता है मोनोपोली, खुद की मर्जी से सारा रूल रेगुलेशन चलाना। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि अगर प्रॉफिट्स कमाना है बहुत ज्यादा, तो एक ही तरीका है कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनको हटा दिया जाए और मेक श्योर किया जाए कि वहां पे सिर्फ मोनोपोली, यानी कि सिर्फ मेरा अधिकार चले। द कंपनीज विच हैड द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सेट आउट जस्ट दैट। और जो कंपनीज थी अलग अलग, डेनमार्क की हो गई, फ्रेंच की हो गई, इंग्लिश की हो गई, पोर्टुगल की हो गई, ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि जिसके पास इन सब में से जिसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ठीक है, उन्होंने जो है यही काम किया कि जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको एलिमिनेट करना, यानी कि उनको निकालना शुरू कर दिया था। और वो कैसे किया था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो उन्होंने आर्मीज लागू किया, और आर्मी के दम पर जो है उन्होंने अपना फोर्स इस्तेमाल किया, ताकत इस वॉर के थ्रू जो है जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो अलग अलग कंपनीज थी यहाँ पे सेटअप थी इंडिया में, उनको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, और उनके जो लोकेशंस थे, जो उनका सेंटर्स था, उनको जो है अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो कॉम्पिटिटर्स थे वो धीरे धीरे सारे हटने लग गए। क्लियर। और फाइनली जो है ऐसे धीरे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनीज हट गए, बस फ्रांस और इंग्लिश कंपनीज जो है यहाँ पे बची थी, जिनके बीच बहुत ज्यादा ट्रेड राइवलरी देखा गया था। The companies had supported the respective government set out to thus that they built their own armies and were not averse to using force to achieve their goals। और वो averse मतलब हिचकिचाना, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे अपने फोर्स का इस्तेमाल, आर्मीज को इस्तेमाल करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। Finally, all the countries except France and England were left as key players dominating trade between India and Europe। और फाइनली जो है जो डेनमार्क था, जो पोर्टुगल था, जो डच था, ठीक है, वो सारे हट गए थे, सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड ही बचे हुए थे, एक मेन की प्लेयर्स जो कि डोमिनेट करते थे ट्रेड कहां से, इंडिया और यूरोप के बीच में। क्लियर। तो आई होप एक टॉपिक क्लियर हो गया तुम लोग को ट्रेड राइवलरी का। अब देखते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। अब क्योंकि सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड ही बचे हुए थे, ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ टू ट्रेडिशनल राइवल्स एंड क्लैश ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू लेड टू सीरीज ऑफ वॉर्स। जब ये दोनों ट्रेड करने लगे थे इंडिया में, तो इन दोनों के बीच में भी जो है ये कॉम्पिटिशन हो गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा अपने ट्रेड को ज्यादा फैला सकता है, कौन अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करके जो है सेंटर से अपना बना सकता है। तो इनमें भी जो है क्लैश होने लग गया था, ट्रेड का, व्यापार का, इनमें भी जो है वॉर शुरू होने लग गया था। क्लियर। दीज वॉर्स वर कॉमनली नोन एज कर्नेटिक वॉर्स। और जो इनमें जो वॉर्स हुआ था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में, 3 वॉर्स देखे गए थे, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो तीनों जो वॉर हुआ था वो कहाँ हुआ था, कर्नाटिक में हुआ था। कर्नाटिक क्या है, कर्नाटिक एक तमिलनाडु में एक जगह है, ठीक है, वहीं पे तीनों वॉर किया गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। द इंग्लिश एंड फ्रेंच क्लैश थ्राइस इन द कर्नाटिक, यानी कि 3 बार जो है ये इन्होंने बैटल किया था। द वॉर लास्टेड फॉर नियरली 20 ईयर्स, यानी कि, और ये जो वॉर था फ्रांस और इंग्लैंड का, ये करीब 20 साल तक ये वॉर हुआ था। और फाइनली जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी था, जो वॉर था, उसमें फ्रेंच की डिफीट हुई थी, और फाइनली जो है फ्रेंच को जो है अपना जो सेंटर्स था सबको छोड़ना पड़ा था, ठीक है, सारा पावर को जो छोड़ना पड़ा था, और सिर्फ एक ही यहाँ पे की प्लेयर रह गया था, वो था ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिश पावर जो है तभी से जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लग गया था इंडिया में। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। होप ये आपको क्लियर हो गया वो टॉपिक। तो आपको पीडीएफ मिलेगा, प्लीज इस टॉपिक को अपने चैप्टर से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर। तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, द ब्रिटिश इन बंगाल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ब्रिटिश इन बंगाल। नाउ आफ्टर डिफीटिंग द फ्रेंच, they all became so powerful in India that they gradually tried to expand in all other parts of India. So in the early 17th century, the English East India Company was merely a trading body. जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो 17th सेंचुरी में सिर्फ एक कंपनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इट सेंट ट्रेड रिक्वेस्ट टू मुगल एम्परर्स फॉर ट्रेड कंसेशन एंड प्रिविलेजेस। और वहां से जो है उस कंपनी से जो है जो मुगल एम्परर्स थे उस टाइम पे, उनको जो है रिक्वेस्ट आने लग गया था कि उनको जो ट्रेड करने में कुछ छूट या कुछ रियायतें उनको मिलनी चाहिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डेथ ऑफ औरंगजेब, द कंपनी बिगेन टू इंटेंसिफाई देयर ऑपरेशंस इन बंगाल, द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस। और औरंगजेब का जब डेथ हुआ था, उसके बाद जो है इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, ठीक है। जब औरंगजेब था तो उस समय काफी ज्यादा वो थोड़ा डर के समय रहते, क्योंकि औरंगजेब उनसे काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था। बट जैसे औरंगजेब का डेथ हुआ तो ब्रिटिशर्स जो है एक खुले सांड की तरह हो गए थे, ठीक है। उनको बहुत जो है जो पहले औरंगजेब रोक टोक करता था वो उनका खत्म हो चुका था, और धीरे धीरे जो और ज्यादा पावरफुल होने लग गए थे ब्रिटिशर्स। क्लियर। और बहुत ज्यादा उन्होंने अपने ऑपरेशन यानी बहुत ज्यादा जो व्यापार था उन्होंने कहाँ फैलाया था, वो सबसे ज्यादा उन्होंने फैलाया था
बंगाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट इंडियन प्रोविंस माना जाता था। रिचेस्ट क्यों माना जाता था? क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर जो शिक्षित लोग थे वो इसी पार्ट में इंडिया के रहा करते थे, और ज्यादा जो रिचेस्ट मैन थे, जो गरीब, जो अमीर से अमीर जो व्यक्ति था, वो ज्यादातर बंगाल में उस टाइम रिसाइड करता था। इन 1717 they succeeded in obtaining the right to import and export goods without paying custom duties। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 1717 के बाद जो है उनको जो है एक राइट मिल गया था, मतलब उनको एक वो सक्सेसफुल हो गए थे ट्रेडिंग राइट्स लेने का, ठीक है, जिसमें वो गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे, वो भी विदाउट पेइंग टैक्सेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कंपनी के लोग थे, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस छूट का जो है बहुत ही गलत इस्तेमाल करने वो लोग लग गए थे। हुआ ये था कि जो ब्रिटिशर्स के जो प्राइवेट लोग थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया था कि कंपनी को सिर्फ अधिकार था कि सिर्फ वो बिना टैक्सेस पे किए जो है गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट में अपना व्यापार चलाना शुरू कर दिया था, और जो उनको अधिकार मिला हुआ था विदाउट टैक्स, विदाउट पेइंग टैक्सेस का, वो प्राइवेट में भी वो लोग यूज करने लग गए थे। यानी कि वो बिना, जो प्राइवेट में ट्रेड करने लग गए थे बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो भी जो है बिना टैक्सेस दिए जो है सामान को जो है इधर से उधर किया करने लग गए थे। इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है कंपनी को होने लग गया, और जो बहुत जो वेल्दियस्ट रीजन था बंगाल का, वो धीरे धीरे जो है वो जो बहुत ही रिचेस्ट वहां का जो वेल्दी रीजन था बंगाल का, वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म होने लग गई थी। ठीक है, सारे जो रेवेन्यू था बंगाल का, वो धीरे धीरे जो है प्राइवेट ट्रेड के थ्रू जो है दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाने लग गया था। क्लियर? तो यही मेन दिक्कत हुआ था इस फ्री कस्टम ड्यूटीज का, जो विदाउट पेइंग टैक्सेस का जो ट्रेड था, इससे सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ था कि प्राइवेट में लोग इंडिविजुअल जो है ट्रेड करने लग गए थे, और इस चीज का गलत फायदा उठाने लग गए थे। The conflict between the Nawab and Bengal, the conflict between Nawab Bengal and the company intensified the first half of 18th century। और यही रीजन था प्राइवेट इंडिविजुअलिज्म ट्रेड का और कंपनी का नुकसान, साथ में बंगाल का जो भी रेवेन्यू था वो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में आने लग गया था। यही कारण था कि जो बंगाल के नवाब थे, और इंग्लिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसमें बहुत ज्यादा मामला जो है बहुत ज्यादा खराब होने लग गया था, यानी कि दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो चुकी थी। बंगाल एट दिस टाइम वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दीन एंड देन द अलीवर्दी खान। और उस समय बंगाल जो था वो किसके द्वारा रूल किया जाता था? मुर्शिद कुली खान के द्वारा, सिराजुद्दीन और अलीवर्दी खान के द्वारा। दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल्स इन चेक। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन पे कड़ी निगरानी रखने लग गए कि प्राइवेट इंडिविजुअल में ट्रेड न हो। अलीवर्दी खान लेट टू कंडीशंस टू द कंपनी। ठीक है, जो अलीवर्दी खान था उसने क्या किया, दो कंडीशंस कंपनी के सामने रख दिया कि अगर या तो तुम उस कंडीशंस को मानो, ठीक है, या फिर जो ट्रेड का अधिकार जो तुम लोगों को मिला हुआ उसको तुम लोग लूज कर दोगे। तो जो दो कंडीशंस रखा गया था अलीवर्दी खान के द्वारा, क्या था, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड हैड टू पे कस्टम ड्यूटीज और द प्रिविलेजेस विल बी विथड्रॉन ऑल टुगेदर। तो सबसे पहला जो उन्होंने कंडीशन रखा था अलीवर्दी खान ने, उसने क्या रखा था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल में जो ऑफिसर्स ट्रेड कर रहे हैं उनको जो है टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेस पे करना पड़ेगा, वरना कि जो भी कंपनी को जो राइट मिला हुआ विदाउट पेइंग टैक्सेस का, ठीक है, जो भी ड्यूटी, ये जो विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज का जो राइट मिला हुआ था कंपनी को, वो भी छीन लिया जाएगा। अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं बिना टैक्सेस पे किया, अगर उनको रोका, अगर वो टैक्सेस पे करेंगे तभी उनको अलाउड होगा, अदरवाइज जो अधिकार मिला हुआ तुम लोगों को सारा का सारा पूरे कंपनी का खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन ये था, द कंपनी शैल नॉट एक्सपैंड इट्स फोर्टिफिकेशन। और जो कंपनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है, वो अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड नहीं करेगा। जहां तक है बंगाल है तो बंगाल तक ही रहेगा, उसके आगे और सारे दूसरे जगह को, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, उन सारे एरियाज को जो है वो कब्जा नहीं करेगा। यानी कि अलग अलग टेरिटरीज को एक्सपैंड अपना नहीं कर सकता, सिर्फ बंगाल में ही उसको ट्रेड करने का अधिकार है। सिंस द इंग्लिश company became powerful after defeating the French, they neglected Alivardi Khan's conditions and began expanding their territories in India। तो क्या हुआ कि अब
अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये लगने लग गया था कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी ने फ्रेंच को हराया, तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और यही जो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ने का कारण यही था कि उन्होंने जो अली वर्दी खान का जो कंडीशंस था उनको उन्होंने निग्लेक्ट किया, ठीक है, और अपने टेरिटरीज को धीरे धीरे एक्सपैंड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैटर्स बिकेम वर्स व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, और मामला और ज्यादा खराब हो गया था जब सिराजुद्दौला जो है बंगाल बना था नवाब का। he asked the company to remove all its fortifications from कैलकाटा, और उसने सबसे पहला ऑर्डर दिया था कि जितने भी फोर्टिफिकेशन जो भी इन्होंने एरियाज को कब्जा किया हुआ है, जो भी इन्होंने कंपनीज को कब्जा किया हुआ था, फ्रेंच का, डेनमार्क का, पोर्टुगल का, उन सबको जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो। नवाब सेंट आउट द ट्रूप्स एंड ऑक्यूपाइड द इंग्लिश फैक्ट्रीज इन कैलकाटा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कंपनीज थी वो अपने आर्मीज को, अपने पावरफुल को इतना ज्यादा पावरफुल मानने लगी, इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ गया था कि उन्होंने जो है अली वर्दी खान के जो बोला था उसने कि सारे फोर्टिफिकेशन रिलीज करने पड़ेंगे इंग्लिश को, उन्होंने इंग्लिश मैन ने क्या किया कि उन्होंने कंपनी ने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया, इस चीज को नहीं माना, ठीक है। तभी जो है नवाब जो अली सिराजुद्दौला था उसने क्या किया कि अपने आर्मीज को भेजकर जो है जितने भी कंपनीज थी, जो भी एरिया ऑक्यूपाइड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा, उन सब पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने आर्मीज को भेजा और सारे एरियाज पे जो भी ब्रिटिशर्स के थे उस पे कब्जा कर लिया था। द इंग्लिश डिनाइड टू डिस्पोज सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अब क्या किया कि इसी चीज को देखते हुए जो डेवलपमेंट सिराजुद्दौला जो कर रहा था, यानी कि जो एरियाज पे कब्जा कर रहा था इंग्लिश के, ठीक है, जो भी एरियाज थे बंगाल के, उन पे जब कब्जा करने लग गया था तो ये डेवलपमेंट जो है ये इंग्लिशमैन को बर्दाश्त नहीं हुआ था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो सिराजुद्दौला उसको हटाया जाए और एक ऐसा नवाब को लाया जाए सीट पे, गद्दी पे, जो हमारी बात माने, जिसको हम पपेट की तरह इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये था ब्रिटिश एंड बंगाल का, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि किस तरह जो है उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाया और अपने हिसाब से जो है नवाब को वहां पे सीट पे बिठाया, जिसका उन्होंने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया, बहुत गलत तरीके से उसके पावर्स का इस्तेमाल किया, क्लियर। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, और आई होप ये क्लियर हो गया हो तुम लोगों को टॉपिक, ठीक है। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the battle of Plassey, yani how did the Britishers got away with Sirajuddaulah. On 23rd June 1757 the armies of Sirajuddaulah and the English East India Company met at Plassey, ठीक है। प्लासी एक जगह है हरियाणा में, ठीक है, वहां पे ये लोग मिले थे एक युद्ध के लिए, ठीक है, जहाँ पे वो इंग्लिश अपना प्रूव करना चाहते थे कि वो ज्यादा पावरफुल है और सिराजुद्दौला को गद्दी से नवाब बंगाल के गद्दी से हटाकर जो है वो किसी ऐसे बंदे को रखना चाहते थे जो उसके हिसाब से चल पाए, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, और जो ब्रिटिश फोर्सेज थे उसको किसने लीड किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है लीड किया था। मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ द नवाब्स आर्मी लॉयल टू मीर जाफर डिड नॉट टेक पार्ट इन बैटल। अब देखो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था, ठीक है, आर्मी का जो चीफ था मीर जाफर, उसने जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से अपने आप को मना कर दिया। और साथ साथ जो आर्मी के लोग थे जो कि नवाब से ज्यादा मीर जाफर के लॉयल थे, उन्होंने भी जो है क्या किया, इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको जो है ऑलरेडी जो है इंग्लिश के द्वारा इनको सिखा पढ़ा दिया गया था, ठीक है, और इनको अलग अलग प्रोमिसेस देकर जो है इनको मना कर दिया गया कि वॉर में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली उन्होंने धोखेबाजी की सिराजुद्दौला के साथ। जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल, यानी कि जो जगत सेठ था, जो बहुत ही एक बड़ा बैंकर था, ठीक है, उसने भी जो है सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और उसने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया वॉर में। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला था वो डिफीटेड हो गया था, यानी कि उसकी हार हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि 1757 में लड़ा गया था सिराजुद्दौला और इंग्लिश फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। और वहां पे उसको इम्प्रिजन जेल कर दिया गया और फाइनली उसको मार दिया गया था वहां पे, क्लियर। जो मीर जाफर था, जो कि कमांडर इन चीफ था नवाब का, ठीक है, उसको जो है नवाब बंगाल का जो है नवाब बना दिया गया, ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी लेड टू द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी जो था 1757 का, ये एक नींव रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक नाम की कंपनी थी,
बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन चुका था इंडिया में। क्लियर। अब बंगाल की स्थिति क्या थी आफ्टर प्लासी के बाद? मीर जाफर वाज पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जाहिर सी बात है क्योंकि मेन मकसद यही था ब्रिटिशर्स का कि मीर कासिम को हटाकर एक ऐसा बंदा रखा जाए, एक ऐसा पर्सन, ऐसे बंदे को नवाब बनाया जाए जो हमारे हिसाब से चले, जो हमारे हिसाब से काम करे। द कंपनीज ऑफिशियल्स कॉन्स्टेंटली यूज देम एज ए गोल्डन सैक। और कंपनीज क्या जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो क्योंकि वो उसके हिसाब से चलती थी, ठीक है, ये जो मीर जाफर था, जो नवाब था, वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। तो धीरे धीरे क्या किया, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत सारा पैसा धीरे धीरे जो है डिमांड करना शुरू कर दिया था मीर जाफर से। तो कंपनीज ऑफिशियल्स कॉन्स्टेंटली यूज देम एज अ गोल्डन सैक इनटू व्हिच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उसको ऐसा एक बोरा मानने लगे थे जिसमें वो अपने हिसाब से कभी भी हाथ डाल के पैसे निकाल लें, ठीक है। यानी कि यही जो वर्ड, जो सेंटेंस यूज किया गया है, एज अ गोल्डन सैक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स एट प्लेजर, यानी कि एक ऐसा उन्होंने साधन मान लिया था पैसे के लिए, पैसे का, जिसमें वो कभी भी चाहे, जब मर्जी चाहे, अपने मर्जी के हिसाब से उसमें मतलब उसको बोलकर जो है पैसा ले सकते हैं मीर जाफर से। When he could not pay more, he was replaced by मीर कासिम। और धीरे अल्टीमेटली क्या होगा कि जाहिर सी बात है, जब कोई तुमसे बार बार पैसा लेने लग जाएगा, ठीक है, तुम उसको पैसा देने लग जाओगे, धीरे डिमांड जब बढ़ती जाएगी ऑपोजिशन दूसरे की, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा रेवेन्यू पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है मीर जाफर के साथ भी यही हुआ। जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा डिमांड करने लग गए मीर जाफर से, तो अल्टीमेटली उसका कुछ बचा नहीं था, ठीक है, तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया था मीर कासिम से। वो भी थक चुका था बेचारा पैसे दे देकर, तो मीर कासिम से जो है उसको रिप्लेस किया गया। अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने उसको उस कंपनी को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, और तोहफा ये था कि उसने जो है मीर कासिम ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को जो है, कंपनी को जो है 3 जगहों का जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया था। कहाँ का? बुर्दवान का, मिर्जापुर और चिटागोंग का। इन तीनों जगह का जो है उसने रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। बुर्दवान जो कि आज के टाइम पे बंगाल में है, मिर्जापुर और ये चिटागोंग ये आज के टाइम पे ढाका में, बांग्लादेश में, ठीक है। तो इन तीनों जगहों का जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार जो है मीर कासिम ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे, ब्रिटिश कंपनी पे दे दिया था। सबसे बड़ा तोहफा यही दिया था उसने। आफ्टर सम टाइम, और बहुत दिनों तक ब्रिटिश कंपनी के ऑफिशियल्स के छावा में रहकर जो है, जब उसका सर था, ब्रिटिश ऑफिशियल का सर था उसके हाथ पे, तो बहुत साल तक उसने राज किया मीर कासिम ने, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक बर्डन समझने लग गया इस चीज को, ठीक है, और उस कंट्रोल से जो है फ्री होना चाहता था मीर कासिम। फिर डिसमिस द कोर्ट ऑफिशियल्स हु फेवर्ड द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसने कोर्ट ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया करते थे, जो ब्रिटिशर्स को फेवर किया करते थे। He abolished all duties on internal trade so that both Indian and British merchants could trade on equal terms। और उसने क्या किया, जो ड्यूटीज था, जो कस्टम ड्यूटीज था ट्रेड पे, इंटरनल ट्रेड पे, जो अंदर देश के अंदर जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उस पे जो है सारा का सारा रूल रेगुलेशंस खत्म कर दिया। और जो है क्या किया कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे और जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स थे, उन दोनों को ये बोल दिया गया कि तुम एक ही लेवल पे जो इक्वल राइट्स पे इक्वल राइट्स पे जो है व्यापार करोगे, ठीक है। यानी कि जो प्रिविलेजेस मिला हुआ था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश कंपनी को, इंग्लिश कंपनी को, वो छीन लिया गया उनसे, और सबको जो है इक्वल मानना जाने लग गया था। तो ये चीज जो है ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा गवारा नहीं लगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ इससे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उसका जो मोनोपोली था, यानी कि सबको जब एक ही अधिकार मिल गया, इक्वल राइट्स मिल गया ट्रेड करने का, तो जाहिर सी बात है कि सारे कॉम्पिटिटर एक दूसरे के बन चुके हैं, मोनोपोली उसमें रहा नहीं अब। तो ये चीज लगा ब्रिटिशर्स को कि हमारा जो है मोनोपोली छीन लिया गया और हमारे जो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे। यही चीज को सोचकर जो है ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स ने क्या किया कि जो मीर कासिम था उसको भी हटाने का सोच लिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश मर्चेंट्स, यानी कि जो इक्वल राइट्स का ट्रेड का जो अधिकार दिया वो सबको जब दे दिया था, तो ये ब्रिटिश ऑफिस मर्चेंट्स को ये गवारा नहीं था, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एज इट एंडेड देयर मोनोपोली, और क्योंकि इससे उसका मोनोपोली खत्म हो गया, एंड हेंस ह्यूज प्रॉफिट्स, और धीरे धीरे जो उनका प्रॉफिट जो है धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। तभी जो है ब्रिटिशर्स ने सोचा कि मीर कासिम को जो है हटा दिया जाए, ताकि फिर से उनका मोनोपोली है और ऐसे बंदे को रखे दोबारा जो हमारे हिसाब से चल सके, जो हमारे हिसाब से काम कर सके। क्लियर। तो
मीर कासिम को हटाकर जो है इन्होंने दोबारा जो है मीर जाफर को नवाब बंगाल का नवाब बनाया गया था। क्लियर? तो आइए, आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक आप लोगों को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बार प्लीज इस टॉपिक को अपने चैप्टर पीडीएफ के चैप्टर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैटल ऑफ बक्सर। किस तरह से जो है मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किया गया। ठीक है, और किस तरह से जो है मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया बंगाल का। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर, that was fought in 1764. Alright, so the British defeated मीर कासिम in a series of battles. तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे बैटल्स हुए मीर कासिम के साथ और ब्रिटिश कंपनी के साथ, कंपनी के ऑफिशियल के साथ। ठीक है, जिसमें मीर कासिम को डिफीट झेलना पड़ा था। ठीक है, फाइनली जो है मीर कासिम क्या हुआ कि अवध चला गया। अवध क्या है? लखनऊ, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं। क्लियर? ही फॉर्म्ड एन अलायंस, अलायंस मतलब पार्टनरशिप किया उसने किसके साथ? सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध। ठीक है, जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ, और शाह आलम टू यानी कि मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ। इन दोनों के साथ इसने अलायंस किया, पार्टनरशिप किया। ठीक है, द कंबाइंड आर्मीज मेट द ब्रिटिश फोर्सेज एट द बैटल एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। और इन तीनों का एक कंबाइंड आर्मी और एक ब्रिटिश फोर्सेज का आर्मी, इन दोनों जो है कहाँ मिले? बक्सर में मिले थे 22 अक्टूबर 1764 को। क्लियर? द कंबाइंड फोर्सेज वर डिफीटेड, यानी कि जो कंबाइंड फोर्सेज कहने का मतलब है जो मीर कासिम, जो शाह आलम टू और जो सिराजुद्दौला था, उन सबकी जो है हार हुई थी। और एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उन दोनों के बीच में, जिसमें शाह आलम टू को जो है कंपनी को जो उसने दीवानी राइट्स दे दिया। कहाँ का? बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा। दीवानी कहने का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवानी यानी कि जो राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो कंपनी को मिल चुका था शाह आलम टू के द्वारा। ठीक है, सिराजुद्दौला वाज मेड टू पे 50 लाख रुपीज एज अ वॉर डैमेज, और सिराजुद्दौला को जब 50 लाख रुपए का वॉर डैमेज कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता ब्रिटिशर्स को। मीर कासिम को जो है बंगाल के नवाब से हटा दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बंगाल बना दिया गया था। क्लियर? द नवाब अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्पर बिकेम डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नवाब था, जो अवध का जो नवाब था, जो बंगाल के जो नवाब थे, ठीक है, और जो मुगल एम्परर्स थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? वो धीरे धीरे कंपनी के ऊपर डिपेंड होंगे। फाइनेंशियली जो है किस पे डिपेंड होंगे? ब्रिटिशर्स पे डिपेंड, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड होने लग गए थे। क्लियर? तो ये तो तुम्हारा बैटल ऑफ बक्सर था। बंगाल आफ्टर बक्सर, आफ्टर विक्ट्री एट प्लासी एंड बक्सर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल पावर इन बंगाल। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब तुम लोग भी कहीं पे 2-3 जगह जब जीत हासिल कर लोगे तो वहां का पावरफुल माने जाओगे। तो उसी वही हिसाब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी था। जब प्लासी के बैटल में और बक्सर के बैटल में जब जीत हुई थी उनकी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी या पावरफुल नाम जो है वो जाने लग गया था बंगाल में। जो मिलिट्री था, जो इंडियन मिलिट्री थी, जो आर्मी थी, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ गई? वो इंग्लिश के कंपनी कंट्रोल में आ गई। रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार था, जो कि पहले बंगाल के नवाब को था, वो डायरेक्टली कंपनी को मिल चुका था। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें से कुछ पैसे जो है नवाब, जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे, वो उनको दिया जाता था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि प्रशासन को संभाल चला सके। इसी तरह से क्या हुआ कि देखो, सो ब्रिटिश हैड ऑल द पावर एंड इनकम। इससे क्या हुआ कि जो सारा इनकम, जो रेवेन्यू था, जो पावर था, वो सारा का सारा ब्रिटिश के पास चला गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई किसके पास? नवाब के पास। तो नवाब जो थे वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ठीक है, और सारा रेवेन्यू हो गया, जो पावर था रियल, वो किसके पास चला गया था? कंपनी के ऑफिशियल्स के पास। तो एक तरफ इधर, एक तरफ यानी कि डुअल गवर्नमेंट चलने लगी थी उस समय बंगाल में 1772 के टाइम पे। क्लियर? 17 तो बंगाल में क्या हुआ कि दो गवर्नमेंट चलने लगी, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाला, एक तरफ रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। तो डुअल गवर्नमेंट जो है शुरू हो चुकी थी बंगाल में। क्लियर? और उस समय जो है जब फेमिन आया था 1717 के टाइम पे, जब बहुत ही भुखमरी हुई थी बंगाल में, ठीक है, बाढ़ आ गया था, तो उस समय जो है किसी ने ना ही किसी सरकार ने, ना ही ब्रिटिश ऑफिशियल से, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने
और ना ही जो है नवाब जो थे उन्होंने वो बंगाल के लोगों को मदद नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो बंगाल के लोग बहुत ज्यादा सफर हुए थे इस डुअल गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी कि जो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट जो चालू किया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ठीक है, कि नवाब जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, हम जो है रियल इनकम पावर देखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो बंगाल के लोग थे बहुत ज्यादा सफर हुए थे, बहुत ज्यादा उनको मुसीबतें झेलनी पड़ती, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, neither of them provided any relief to the people of Bengal during the famine of 1717। और जो फेमिन आया था, जो भुखमरी हुआ था 1717 में बंगाल में, उस टाइम किसी ने भी जो है, ना ही नवाब से ना ही कंपनी के ऑफिसर्स ने जो है इन लोगों की मदद, बंगाल के लोगों की मदद की थी। ठीक है, फाइनली जो है 1772 में जो है डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल वाज ब्रॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और जो डुअल गवर्नमेंट था वो 1772 में जो है खत्म कर दिया गया बंगाल से, और जो पूरा का पूरा जो अधिकार था एडमिनिस्ट्रेशन देखने का, इनकम देखने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, पावर का, मिलिट्री का, ठीक है, सब किस पे आ गया, सब डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्लियर, और वैरेन हेस्टिंग जो था एक वहां का गवर्नर बनाया गया। क्लियर, 1772 में जो है वैरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल। क्लियर, तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, so if you don't understand any words or any sentence or any line, so please do comment in the comment section box and raise your doubts so that I can get it and I can get that cleared there right away. Alright, so now we are moving to our next topic. Okay, so now we are moving to our next topic, that is growth of British influence। यानी कैसे जो है ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था हमारे भारत में, कैसे उनकी ताकत, उनका पावर, उनकी टेरिटरी जो है वो कैसे धीरे धीरे एक्सपैंड होने लग गई थी हमारे इंडिया में। The kingdom of Mysore and Maratha were the strongest rivals of the British during the second half of the 18th century। यानी कि अगर 18th century के अगर 18th century के आधे पार्ट की बात की जाए तो, ठीक है, 1750s के बाद, तो उस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स था इंडिया में वो था मराठास और हमारे मैसूर के जो किंगडम्स थे। ये दोनों पावरफुल किंगडम्स माने जाते थे, जिन्होंने जो है जो ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा बड़े दुश्मन कहलाए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब वार विद मैसूर, तो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर पावरफुल रूलर्स ऑफ द मैसूर। ठीक है, मैसूर जो है कर्नाटका स्टेट में है, ये कर्नाटका रीजन में है। क्लियर, उस समय जो है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी की अगर बात की जाए तो उस समय सबसे पावरफुल जो किंग्स थे उस टाइम पे टीपू सुल्तान और हैदर अली माने जाते थे। टीपू सुल्तान जो था ये हैदर अली का बेटा था। क्लियर, दे कंट्रोल्ड लार्ज पार्ट ऑफ स्पाइस ट्रेड, और जो मसालों का एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा था, जो ट्रेड का जो हिस्सा था वो इनके कंट्रोल में था, टीपू सुल्तान और हैदर अली के कंट्रोल में था। क्लियर, टीपू सुल्तान डिड नॉट वांट ब्रिटिश टू ट्रेड इन दिस रीजन। ठीक है, और जो टीपू सुल्तान था वो नहीं चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इस इलाके में जो है अपना व्यापार करे। ही वॉज ऑल्सो क्लोज टू द फ्रेंच विच द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक। और एक और रीजन ये भी था इन दोनों के राइवलरी का एक और रीजन ये भी था कि एक तो टीपू सुल्तान चाहता नहीं था कि वो हमारे यहाँ पे आकर व्यापार करे, और दूसरा रीजन ये था कि जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, जो मैसूर का किंगडम था टीपू सुल्तान और हैदर अली के इलाके में, वो नहीं चाहते थे, उनका जो है बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन हुआ था किसके साथ, फ्रेंच के साथ, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन था। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि जो ब्रिटिशर्स जो है वो उनको पसंद नहीं करते थे, और दुश्मनी का एक और कारण ये भी था। क्लियर, बिटवीन 1766 एंड 1799 4 wars were fought between मैसूर एंड द ब्रिटिश। और जो मैसूर की आर्मी थी, ठीक है, मैसूर किंगडम की आर्मी थी और जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो है करीब 4 ऐसे युद्ध लड़े गए थे, जिनमें सबसे पहले हैदर अली, ठीक है, यानी कि जो पहला युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है, वो उसमें जो है क्या बोलते हैं, मैसूर ने पहले ब्रिटिशर्स को हराया था। ठीक है, फिर दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ कि हैदर अली की डिफीट हुई थी और वहां पे वो मर गया था। फिर थर्ड में जो है टीपू सुल्तान ने किया। ठीक है, और चौथा जो है उसमें भी टीपू सुल्तान ने वॉर किया था ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान की डिफीट हुई थी और फाइनली वो अपने श्रीरंग, जो उसका कैपिटल था, मैसूर का कैपिटल क्या था, श्रीरंगपट्टनम, कैपिटल था तो इसका श्रीरंगपट्टनम, ये कैपिटल हुआ करता था उस समय मैसूर का। ठीक है, उसको बचाते बचाते जो है, उसको बचाने के चक्कर में जो है
टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में मारा गया था। ठीक है, तो 4 war were fought between Mysore and Britain. However, Tipu Sultan got defeated in the 4th Anglo-Mysore War in 1799. और जो लास्ट वॉर हुआ था 1799 में, होता एंग्लो मैसूर वॉर का जो 4th वॉर था वो कब हुआ था? 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ले के अंडर में। ठीक है, उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ले था गवर्नर जनरल, ठीक है, ब्रिटिशर्स का। तो जब वो अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचा रहा था, उसी समय जो है उसकी मौत हो गई थी टीपू सुल्तान की 4 में 1799 को। क्लियर। अब वॉर विद मराठास, देखो मराठास भी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम उसे माने जाते थे, बट जो मराठा का जो पावर था वो सबसे कमजोर कम हो गया था जब 3rd बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को हार मिली थी। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है, 3rd बैटल जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है, जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, ये किसके बीच हुआ था? मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था। तो इस जो मराठास थे वो इनमें इनकी डिफीट हुई थी। जो पेशवा था, पेशवा हुआ करता उस समय, पेशवा जो हेड ऑफ द किंगडम हुआ करता था मराठा में, उसको बोलते थे पेशवा। तो पेशवा जो है उस समय मराठा कॉन्फ्लिक्ट जो मराठा किंगडम था उसमें पेशवा जो है वहां का हेड हुआ करता था। द ब्रिटिश एंड द मराठास फॉर 3 वॉर्स। द 3rd एंग्लो मराठा वॉर डिस्ट्रॉयड द मराठा पावर कंप्लीटली। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में जो है कंप्लीटली जो है मराठा की पावर्स को खत्म कर दिया गया था और उनके जो एरियाज थे, ठीक है, उन पे कब्जा कर लिया गया था। जो पेशवा था उसको नॉर्थ में भेज दिया गया, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में भेज दिया गया। और बाकी के जो अलग अलग दूसरे जो पेशवास थे उनसे जो है उनकी जो टेरिटरीज थी उनको उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती जो है उनको वो जो उनके जो मेन पेशवा थे उनके अलावा जो छोटे छोटे पेशवास थे, ठीक है, उनको जो है अपने किंगडम को छोड़ना पड़ा था जबरदस्ती और ब्रिटिशर्स के हवाले करना पड़ गया था। क्लियर। तो द पेशवा वाज एक्साइल्ड टू नॉर्थ इंडिया एंड हिज टेरिटरीज वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। यानी कि जो पेशवा था वो नॉर्थ इंडिया में भेज दिया गया था उसको, और जो उसकी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, कब्जे में कर लिया गया था। ठीक है, जो बाकी के ब्रिटिशर जो मराठा चीफ्स थे उनसे भी जो है उनसे टेरिटरी उनके लिए गई थी और जो आर्मी थे वो उनकी आर्मी को हटा दी गई थी उनसे। क्लियर। तो ये था तुम्हारा मराठा का वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार प्लीज चैप्टर को रिवाइज जरूर करिएगा अपने पीडीएफ से। क्लियर। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपेंशन अंडर द वेड लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, यानी कि क्या क्या एक्सपेंशन हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली जो कि गवर्नर जनरल था उसके अंडर में कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन किया था। ठीक है, तो इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली वाज मेड गवर्नर जनरल। ठीक है, इसको गवर्नर जनरल बनाया गया था उस समय इंडिया का। ही एक्वायर्ड टेरिटरीज थ्रू सब्सिडियरी अलायंस और आउटराइट वॉर्स। तो इसने जो है अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने का तरीका दो ही चीज अपनाया था। एक तो सब्सिडियरी अलायंस यानी कि पार्टनरशिप करके मुगल रूलर्स के साथ, और दूसरा था वॉर के थ्रू। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस क्या था? द सिस्टम ऑफ फॉर्मिंग सब्सिडियरी अलायंस वाज वेरी क्लेवर मूव बाय द ब्रिटिश टू टेक एडवांटेज ऑफ रूलिंग राइवलरी अमॉन्ग द रूलर्स। उन्होंने सोचा था, ब्रिटिशर्स ने सोचा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि जो रूलर्स हैं यहाँ के इंडिया के वो एक दूसरे में काफी ज्यादा दुश्मनी है, तो इस चीज का फायदा उठाया जाए। और उसी समय क्या किया लॉर्ड वेलेस्ली जो है एक प्रपोजल ऑफर किया रूलर्स को सब्सिडियरी अलायंस है यानी कि पार्टनरशिप करने का। ठीक है, दे आस्क्ड द रूलर्स टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश एंड साइन सब्सिडियरी ट्रीटी। और उन्होंने क्या बोला कि जो बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ पानीपत का बैटल हो गया था, ठीक है, बैटल ऑफ फिर प्लासी हो गया, फिर किस तरह जो इन्होंने रूलर्स को सबको हराया था, इसकी वजह से काफी ज्यादा सुप्रीम पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स हो गए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि रूलर्स को जो बाकी के रूलर्स बचे हुए थे इंडिया के, उन्होंने उनको बोला, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग किंगडम्स के, उनको बोला गया कि हमारी सुपरमेसी तुम लोगों को पता है, यानी कि हमारी पावर तुम लोगों को पता है, तो इससे अच्छा है कि अगर तुमको अपने दुश्मनों से बचना है या फिर तुमको अपने अच्छे से सही तरीके से रहना है तो एक पार्टनरशिप तुम लोग कर लो हमसे। क्लियर। इन रिटर्न द ब्रिटिश
promised to protect the rulers from internal rebellions and attack from rivals। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारी सुपरमेसी तुम लोगों को पता है, तो हमसे साझगांठ कर लो और तुम लोग जो है तुम लोग सही से रहोगे। ठीक है, और उसके रिटर्न में क्या बोला ब्रिटिशर्स ने, और बदले में जो है अगर तुम हमसे जो अलायंस कर लेते हो तो बदले में हम तुमको जो है जो इंटरनल राइवलरी है तुम्हारी बाकी रूलर्स के साथ, दुश्मनी जो है रूलर्स के साथ, जो वो लोग अगर तुमको कुछ करते हैं तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यही बोला था कि अगर तुम्हारे दुश्मन जो अगर तुमको अटैक करते हैं या फिर इंटरनली कुछ विद्रोह होता है तुम्हारे खिलाफ, तो हम तुमको जो है प्रोटेक्शन करेंगे उनसे। क्लियर, तो ये बोलकर जो है ब्रिटिशर्स ने सब्सिडियरी अलायंस किया था। द इंडियन रूलर्स हु साइंड सब्सिडियरी अलायंस हैड टू एग्री विद द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, और जो सब्सिडियरी अलायंस जो साइन किया गया था रूलर्स के द्वारा, इंडियन रूलर्स के द्वारा, उसमें क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी कि ही वुड नॉट कीप आर्मी ऑफ हिज ओन, यानी कि इंडियन रूलर्स जो है अपनी आर्मी बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, यानी कि इंडियन आर्मी जो थी उनमें से किसी भी सिपाही को अपने पास अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखेंगे। ही वुड कीप एन ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर हिज मेंटेनेंस, और वो जो है जो आर्मी वो लोग रखेंगे, ठीक है, वो किसका रखेंगे, वो ब्रिटिशर्स का रखेंगे, और उसके मेंटेनेंस के लिए वो उसको पैसा या फिर हमें जो है पैसा इनडायरेक्टली पेमेंट उसका करेंगे। ठीक है, ये रूलर्स को बोला गया। थर्ड बोला गया ही वुड हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश बिफोर एंटरिंग इन अलायंस विद अनदर रूलर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी किंगडम। और ब्रिटिशर्स ने ये भी कंडीशन रखा था कि अगर कोई रूलर को अलायंस किसी और किंगडम के साथ अलायंस करना है, पार्टनरशिप करना है, या फिर किसी और किंगडम के साथ अगर युद्ध करना है, तो सबसे पहले जो है उनको ब्रिटिशर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। चौथा ये था कि एन ऑफिसर कॉल्ड रेसिडेंट वुड बी स्टेशन एट द रूलर्स कोर्ट, और जो रूलर्स का जो सभा होता था जहाँ पे रूलर्स रहते थे, ठीक है, वहां पे एक जो है एक ब्रिटिशर्स का एक बंदा एक ब्रिटिशर्स का एक ऑफिसर जो है उनके कोर्ट में रहेगा, रूलर्स के कोर्ट में रहेगा, जिसका नाम था रेसिडेंट। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा भी, एक ऐसा पर्सन जो है वो रूलर्स के कोर्ट में हमेशा रहेगा, जिसको लोग बोलते थे रेसिडेंट। क्लियर, तो ये कंडीशन जो है इन चारों कंडीशन के साथ जो है सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन रूलर्स के साथ किया था। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे इंडियन रूलर्स में, देखते हैं। द ब्रिटिश कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे अपना आर्मी बढ़ाने लग गए। ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी बढ़ाने लग गए, किसके पैसे पे, जो रूलर्स पे किया करते थे। ठीक है, उनके बहाने जो है ये अपने और रूलर्स, अपने और सिपाही जो है, अपने और आर्मी जो है धीरे धीरे वो बढ़ाने लग गए। और पेमेंट कौन करता था, पेमेंट करते थे हमारे राजा महाराजा, तो रूलर्स हैं। दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड आइलैंड, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, इनडायरेक्टली जो है जितने भी विदेशी तुम्हारे होते हैं, जो विदेशी भी जितने भी फॉरेन अफेयर्स थे, ठीक है, जितने भी विदेशी मामले थे, ठीक है, उन सब पे जो है धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना डिफेंस को लेकर और फॉरेन अफेयर्स को लेकर, यानी कि उन दोनों चीजों पे जो इनडायरेक्टली किसने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था। He would overthrow the ruler anytime and could annex the territories anytime he wished to, और ये भी था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे इतने पावरफुल होने लगे ब्रिटिशर्स और रूलर्स इतने कमजोर होने लग गए कि कभी भी जो है वो किसी भी रूलर्स को हटा सकते थे और उसकी टेरिटरीज को जो है अपने कंट्रोल में कर सकते थे। और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा था कि उनको पूरी की पूरी तरह से जो है जो इंडियन रूलर्स थे, जो इंडियन किंगडम से इस टाइम पे जो उनके रूलर्स हुआ करते थे, वो फुल्ली जो है किस पे डिपेंडेंट हो गए थे, वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए थे हर चीज के लिए। क्लियर। रेसिडेंट कुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द किंगडम इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कोई भी अगर इंटरनली अगर कोई मामला, कोई दिक्कत होती है, कोई मामला होता है, तो उसमें जो है जो रेसिडेंट, जो कि एक पर्सन अपॉइंटेड हुआ करता था ब्रिटिशर्स का रूलर्स के कोर्ट में, जिसको हम लोग रेसिडेंट्स बोलते थे, जिसको वो लोग रेसिडेंट्स बोलते थे, ठीक है, तो वो जो पर्सन था रेसिडेंट, वो कभी भी जो है आंतरिक मामलों में जो है रूलर के किंगडम के आंतरिक मामलों में जो है वो इंटरफेयर कर सकता था, ताकि उससे कंपनी को फायदा हो, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो। ऑन द अदर हैंड द रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस टोटली डिपेंडेड ऑन द ब्रिटिश, ठीक है, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो फुल्ली जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, ठीक है, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट हो गए, पूरे के पूरे जो है वो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हो गए। ही कुड नो लॉन्गर टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि किसी भी रूलर को जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रह गया।
देयर टेरिटरी वाज ड्रेन्ड आउट बाय मेंटेनिंग कॉस्टली आर्मी एंड डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि कॉन्स्टेंटली जो है ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने डिमांड्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल डिमांड्स वो करते थे रूलर से, ठीक है। और जो आर्मी का मेंटेनेंस था वो इतना महंगा था कि वो धीरे धीरे जो रूलर का जो ट्रेजरी था वो धीरे धीरे खत्म होता गया, जो भी रेवेन्यू उसके पास जमा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया था, ठीक है। तो उसका अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो ट्रीटी साइन किया था सब्सिडरी अलायंस का ट्रीटी किसने किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद ने, 1798 में सबसे पहला जो है सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ, वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद तुम्हारा नवाब अवध था, ठीक है, 1801 में, और जिसने जो है सब्सिडरी अलायंस साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ। और उसके बाद पेशवा बाजीराव टू ने, और 1802 में जो है पेशवा बाजीराव टू ने साइन किया सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने सुप्रीम और इतने पावरफुल हो गए हमारे इंडिया में कि वो एक बहुत ही बड़ा जो है पॉलिटिकल पावर जो है बनकर एक खड़ी हो गई थी, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश इतना फैल गया, ब्रिटिश का सुपरमेसी इतना फैल गया सब्सिडरी अलायंस के बाद, इतना दबाव उनका होने लगा था इंडिया में कि वो एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर जो है सुप्रीम पॉलिटिकल पावर एक उभर कर निकली थी, क्लियर। यानी पूरा का पूरा जो राज है, पूरा का पूरा जो हक है वो ब्रिटिशर्स ने इंडियन रूलर्स पे जमाना शुरू कर दिया था, और डायरेक्टली जो है धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल में सारी चीजों को लेते चले गए, क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपको, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने, ठीक है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, जो कि है एक्सपेंशन अंडर द लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी भी एक गवर्नर जनरल था जो कि 1848 से लेकर 1856 तक जो है गवर्नर जनरल बनता था इंडिया का। आफ्टर टेकिंग ओवर द गवर्नर जनरल इन 1848, लॉर्ड डलहौजी बिगेन फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। तो 1848 में जब वो लॉर्ड डलहौजी जब हमारा गवर्नर जनरल बना था तब उसने जो है एनेक्सेशन यानी कि टेरिटरीज को अपने एक्वायर करने का जो फाइनल स्टेज वो पूरा करने लग गया था। He devised the policy called Doctrine of Lapse। सबसे बड़ी सफलता इसकी यही थी कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी इसने लागू किया था, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई रूलर ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस के अंडर में जब किसी रूलर का अगर डेथ हो जाता है, तो अगर वो मर जाता है, तो पहले क्या था कि उसका बेटा या फिर उसने किसी को अडॉप्ट किया होगा या फिर कोई उसका स्लेव होगा, तो वो जो है टेरिटरी जो किंगडम था उसके हवाले चला जाता था, ठीक है। गद्दी पे वो बैठता था, या तो उसका बेटा या फिर जिसको उसने अडॉप्टेड जो सन था उसको, या फिर जो उसका स्लेव हुआ करता था, जो कमांडर हुआ करता था, पहले वो सब जो है उसी गद्दी पे आते थे। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऐसा एक पॉलिसी था जिसमें ये कहा गया था कि अगर सब्सिडी अलायंस के अंडर में किसी भी रूलर का अगर डेथ हो जाता है, तो अगर किसी रूलर का कोई हायर नहीं है, यानी कि कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है आने वाला, ठीक है, नेचुरली कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं, अडॉप्टेड भी नहीं, और ना ही कोई स्लेव होना चाहिए, ना ही कोई कमांडर होना चाहिए, जो नेचुरल हायर होगा या फिर उसका बेटा होगा या फिर उसकी कोई महारानी होगी, ठीक है। अगर कोई होता है तो ही जो है वो गद्दी पे बैठ सकता है, अदरवाइज उसकी जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश के अंडर में चली जाएगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन अ रूलर अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन डाइड विदाउट नेचुरल हायर, his territory would not automatically pass to an adopted heir but would lapse, that is become part of the British dominion। यानी कि अगर कोई ब्रिटिश प्रोटेक्शन यानी सब्सिडरी अलायंस के अंडर में अगर किसी रूलर का डेथ हो जाता है, तो बिना किसी नेचुरल हायर के, यानी कि बिना कोई उसका बेटा का या फिर उसकी वाइफ का या फिर भतीजा का अगर कोई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी टेरिटरी जो पहले ऑटोमेटिकली पास हो जाती थी उसके अडॉप्टेड सन पे या फिर उसके बेटे पे या उसके चाची पे या फिर चाचा पे या फिर जिस पे भी होना हो, वो अब नहीं होगी, ठीक है। उसके बदले क्या होगा कि जो टेरिटरी था उस किंगडम उस रूलर के अंडर में, वो किसके अंडर में चली जाएगी, वो चली जाएगी अब ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में, यानी कि ब्रिटिश का वो एरिया, उसकी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से डलहौजी ने क्या किया, उसी तरह से सतारा भी अपने कब्जे में किया। नागपुर का जो रूलर था, तो जब वो मरा तो उसका कोई नेचुरल नेक्स्ट जनरेशन आने वाला कोई था नहीं, तो उसने डलहौजी ने उसको भी एक्वायर कर लिया। झांसी को भी इसी तरह जो है उसने अपने एक्वायर कर लिया। बहुत सारे ऐसे किंगडम थे जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के थ्रू जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में किया था। उसी तरह अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू तो नहीं, बट एक
क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको एक दूसरे पॉलिसी के थ्रू जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में किया था। ये देखते हैं क्या वो। नवाब वाजिद अली ऑफ अवध वाज अक्यूज्ड ऑफ मिस रूल एंड रिलक्टेंस टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। यानी कि मिस गवर्नमेंट के आधार पर जो है अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अपने कब्जे में किया था। मिस गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ढंग से ना चलाने के विरोध में। तो उसने जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है जो नवाब था वहां का वाजिद अली, ठीक है, उसको जो है उसको बोला कि जो उसका जो गवर्नमेंट है वो मिस रूल कर रहा है और जबरदस्ती जो है चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है अवध में, ठीक है। उसी बेस पे जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया था 1856 में। क्लियर? दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अमंग इंडियन सोल्जर्स एज मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम अवध एंड सराउंडिंग एरियाज। और जो इंडियन आर्मी के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, इसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा इन्होंने विद्रोह किया था, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे सोल्जर्स थे जो अवध या उसके आसपास के आने वाले इलाकों से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उन्होंने जो है ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट भी किया था जब अवध जो है लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स किया था या फिर अपने कब्जे में किया था। उसी तरह पंजाब, और जो पंजाब जो था उस टाइम पे 1839 के टाइम पे वो किसके द्वारा रूल किया था, वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा रूल किया था, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था ब्रिटिशर्स के साथ महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर? उसने महाराजा रणजीत सिंह ने इतना पावरफुल था कि ब्रिटिशर्स उससे कुछ इंटरफेयर उसके मामले में करते ही नहीं थे। उसने एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड की थी। उसको बहुत अच्छे सारे जो चीजें होती थी आर्मी में उन सबको सारे सोल्जर्स को प्रोवाइड किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। और उसको एक यूरोपियन फोर्स जैसे यूरोप के फोर्सेस आर्मी को जिस तरह से ट्रेन किया जाता था उसी तरह से जो है महाराजा रणजीत सिंह भी जो है अपने आर्मी को ट्रेन करवाता था, ठीक है। इसी वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो थे, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बिल्कुल भी महाराजा रणजीत सिंह के एरिया में इंटरफेयर करती नहीं थी। यानी कि उस टाइम जब तक महाराजा रणजीत सिंह था तब तक जो है पंजाब एक इंडिपेंडेंट किंगडम माना जाता था। यानी कि डर के मारे जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो उस पर अटैक करते ही नहीं थे। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन 1839 देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर। बट जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह का डेथ हुआ था, जो उसके बेटे थे, उन्होंने जो है अपने राजगद्दी में बैठने के लिए उनके बीच स्ट्रगल होने लग गया था, ठीक है। तो 1843 में दलीप सिंह, जो कि एक बेटा था महाराजा रणजीत सिंह का, वो गद्दी में बैठा था और उसको जो है ब्रिटिशर्स ने हराया और पंजाब को जो है 1849 में अपने कब्जे में किया था। क्लियर? आई होप ये टॉपिक तुम लोग क्लियर हो गया होगा, किस तरह अवध को मिस गवर्नमेंट के कारण और फिर पंजाब को जो है दलीप सिंह यानी कि महाराजा रणजीत सिंह का बेटा जब था उसको फिर उसको कब्जे में किया, डिफीट करके उसको, ठीक है। और किस तरह से जो है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगाकर बहुत सारे एरियाज को एक्वायर अपने कब्जे में किया था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्लीज एक बार टॉपिक इस चैप्टर का जो ये टॉपिक्स है प्लीज एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और जो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, सो आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि प्रशासन को जो है किस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने जो है बना रखा था हमारे हिंदुस्तान में। जैसे से जो टेरिटरीज एक्सपैंड किया था उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना, और जिस तरह से वो आगे भी करते जा रहे थे, इस तरह उनको एक जरूरत लगा था कि इतना बड़ा जो टेरिटरी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर चाहिए। इसलिए जो है उन्होंने स्ट्रक्चर बनाने का तैयार किया था। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का मतलब उनका मकसद ये नहीं था कि लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का कल्याण करना। उनका मेन मकसद ये था कि प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा उनके कंपनी को, ठीक है। टेरिटरीज में जो उन्होंने एक्सपैंड जो अपने एक्वायर किया था टेरिटरीज, ठीक है, उनमें ज्यादा वो अपना ट्रेड फैलाना चाहते थे। और जो अपना पॉलिटिकल पावर है, जो सुपरमेसी है, वो और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे वो इंडिया में हमारे। इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि एक व्यवस्था हमें करना पड़ेगा जिससे हम ताकि इंडिया को एक सिस्टमैटिक वे में चला सके, ठीक है। द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटरीज दे हेल्ड इन इंडिया इनटू प्रोविंसेस। यानी कि जो टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर किया था उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। 3 ऑफ दीज वर बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस एंड मद्रास, ठीक है। और इनको नाम दे दिया गया था प्रेसिडेंसी। यानी कि 3 प्रेसिडेंसी बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड एक मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर।
और हर एक प्रेसिडेंसी का जो है एक गवर्नर चुना गया था, और जबकि गवर्नर जनरल जो था वो पूरे ओवरऑल इंडिया के लिए हुआ करता था। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड बाय अ कलेक्टर, और जो जिले थे, जिले को कौन देखता था? कलेक्टर एक दिखता था। ही सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो कलेक्टर था वो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ओवरऑल प्रशासन जो है वो देख रेख करता था कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट का। उसी तरह गवर्नर जो था वो एक प्रेसिडेंसी करता था, और एक गवर्नर जनरल जो था वो पूरे ओवरऑल इंडिया का करता था। क्लियर? द डे टू डे कैरिड एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट बाय 4 एजेंसीज। और जो डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो काम काज था प्रशासन का, उसका वो कैसे, वो 4 तरीके से वो लोग हैंडल करते थे। पहला था तुम्हारा सिविल सर्विसेज फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आर्मीज टू प्रोटेक्ट टेरिटरीज एक्वायर्ड इन इंडिया, यानी कि जो आर्मी जो एक्वायर किया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को। और जुडिशियरी जो है जस्टिस के लिए जो है जुडिशियरी का सेटअप किया गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को। आर्मी जो एरियाज एक्वायर्ड किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस। और एक जनरल, एक आम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है उन्होंने सिविल सर्विसेज का एजेंसी तैयार किया था। क्लियर? पहला बात देखते हैं सिविल सर्विस। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड द सिविल सर्विस टू एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि जो भी टेरिटरीज थे कंपनी के उनको स्मूथली चलाने के लिए, उनको स्मूथली उसका सिस्टम मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में रन करने के लिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज का थीम जो प्रोसेस था उसको शुरू किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर द ऑफिशियल्स, रेज देयर सैलरीज, लिंक प्रमोशन टू सीनियरिटी, यानी कि उसने सिविल सर्विसेज में क्या किया कि जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, ठीक है, उनके लिए बहुत ही कठोर नियम बनाने लग गया वो, ठीक है, उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया गया था, और उनकी जो प्रमोशन थी उनको सीनियरिटी से लिंक कर दिया गया था, यानी कि अगर सीनियर होता है, मतलब प्रमोशन होता है तो वो सीनियर पे ही होगा। टू ट्रेन यंग सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स, लॉर्ड वेलेस्ली सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता इन 1801, यानी कि सिविल सर्विसेज जो थे, जो जवान सिविल सर्विस थे, उनको ट्रेनिंग के लिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, जो कि गवर्नर जनरल था, उसने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का सेटअप किया, स्थापना किया था कलकत्ता में 1801 में, ताकि वहां पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है। उसी तरह द ईस्ट इंडियन कॉलेज इन इंग्लैंड वॉज ट्रेनिंग कॉलेज फॉर सिविल सर्विस, उसी तरह जो है ईस्ट इंडियन कॉलेज नाम से जो है एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था इंग्लैंड में सिविल सर्वेंट्स के लिए। क्लियर? टिल 1853 सिविल सर्वेंट्स वर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, 1853 के टाइम तक जो है जो सिविल सर्वेंट्स थे वो उसका नॉमिनेशन किसके द्वारा किया जाता था, जो कंपनी के, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स होते थे उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाने वाला पर्सन जो है सिविल सर्वेंट्स कहलाता था। ठीक है। उसके बाद 1853 के बाद क्या हुआ, 1853 के बाद जो सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन था वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होने लग गया था। ठीक है, जो एग्जामिनेशन हुआ करता सिविल सर्वेंट्स का, वो जो उनका सिलेक्शन जो था सिविल सर्वेंट्स का वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होने लग गया था, एक परीक्षा के थ्रू होने लग गया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडियंस को उसमें इंक्लूड होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने लग गए थे इंडियंस। और इसका मेन 2 ही कारण था। इसका 2 कारण ये था कि जो एग्जामिनेशन होता था सिविल सर्वेंट्स का वो लंदन में होता था, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, और वहां तक जाने के लिए उस समय लोगों के पास, इंडियंस के पास उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वहां पे दूर जाकर एग्जामिनेशन दे। ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि जो लैंग्वेज था उसमें सिविल सर्वेंट्स के एग्जामिनेशन में, उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडियंस लोग थे वो ज्यादा एफिशिएंट इंग्लिश में नहीं हुआ करते थे। क्लियर? तो यही 2 चीज थे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था जब सिविल सर्विस में एग्जामिनेशन का स्कीम शुरू किया गया था। क्लियर? और तीसरा रीजन ये था कि जो मैक्सिमम एज था वो मैक्सिमम एज इतना कम था कि इंडियंस जो है उसमें एज जो है उनका एक्सपायर हो जाता था उस एग्जामिनेशन के लिए, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए जो मैक्सिमम एज होता है, ज्यादा एज, ठीक है, वो इतना कम था कि जो इंडियंस थे वो उनका एज तैयारी करते करते तक जो है एक्सपायर
हो जाता था। ठीक है, तो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी इंडियंस के लिए, जिसकी वजह से जो है वो सिविल सर्विस का एग्जाम जो था, सिविल सर्विस का एग्जाम वो क्रैक नहीं कर पाते थे। क्लियर। और इतने सारे नियम लगाने का कारण ये भी है कि वो चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है इंग्लिश मैन जो है वो सिलेक्ट हो, ताकि उन पे जो है हम अपना अधिकार जमा सकें। क्लियर। इसलिए भी जो है ये 3 ऐसे नियम लगाए गए थे ताकि इंडियंस कम सिलेक्टेड हो और ब्रिटिशर्स ही सिलेक्टेड हो ज्यादातर, ताकि उनका कम्युनिकेशन जाओ बहुत ही ईजी हो जाए और वो अपने तरीके से जो उनको चला सके। क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया वो टॉपिक आप लोगों को। आप लोगों को रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, पुलिस और आर्मी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्मी। द ब्रिटिश नीडेड अ लार्ज आर्मी टू, अब देखो ब्रिटिश को जो है बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ने लग गई। क्यों? क्योंकि टू कॉन्कर मोर टेरिटरीज, सबसे पहली बात तो ये था कि वो आर्मी की हेल्प से वो बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर में करना चाहता था, टेरिटरीज एक्वायर करना चाहता था। ठीक है। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरीज फ्रॉम राइवल्स, यानी कि वो जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे, ठीक है, जो ब्रिटिश का अपना टेरिटरी था उसको जो है दुश्मनों से बचा के रखने के लिए जो आर्मी की जरूरत उनको पड़ी। प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज, यानी कि जो कंपनी के ट्रेड, जो व्यापार के जो इंटरेस्ट थे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी की जरूरत थी। ताकि कहने का मतलब ये है कि अगर आर्मी जैसे होती है तो कोई भी अगर दुश्मन आता है, कोई भी कॉम्पिटिटर आता है, तो उसको वो आर्मी के थ्रू, वॉर के थ्रू जो उनको हटा देते थे और उनका मोनोपोली जो है बना रहता था। सप्रेस इंटरनल रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, या फिर और ब्रिटिश की आर्मी की जरूरत उनको इसलिए पड़ी ताकि कोई भी अगर इंटरनली रिवोल्ट करता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, रूलर्स हो गया या कोई भी दूसरे लोग हो गए, तो आर्मी के थ्रू वो इसलिए उनको सप्रेस कर सकता था। तो इन चीजों के लिए जो है उनको आर्मी की जरूरत पड़ने लग गई थी। द आर्मी कॉम्प्राइज इंडियन सोल्जर्स कॉल्ड सिपाहीज, और आर्मीज में ज्यादातर जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे जिनको सिपाही बोला जाता है या फिर सिपाही कह लो। ठीक है। और ज्यादातर इंडियंस इसमें इसलिए ज्वाइन होते थे कि उनको लगता था कि ये जो जॉब है आर्मी का, ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है। ठीक है, वो उनको लगता था कि इन पे बहुत ज्यादा मान सम्मान हमें होता है। क्लियर। इसलिए ज्यादातर जो इंडियन सोल्जर्स है वो आर्मी को ज्वाइन करते थे। क्लियर। और ज्यादातर जो आर्मी थे यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में, ज्यादा इंडियन सोल्जर्स थे वो ज्यादातर कहाँ से रिक्रूटमेंट होते थे इनका, ज्यादातर रिक्रूट होते थे तुम्हारे यूपी से, बिहार से, ठीक है, और कलकत्ता वाले रीजन से, ज्यादातर इन्हीं से, झारखंड से, इन्हीं वाले रीजन से जो है इनको रिक्रूट किया जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है कमांडेड, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, ठीक है, कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो इन सिपाहीज को कमांड करते थे। द ब्रिटिश वॉज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन फोर्स, और उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेंड और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आर्मी मानी जाती थी। ठीक है। और जो सिपाहीज हैं, जो सिपाहीज और आर्म्ड विद मस्केट कहने का मतलब है कि उनको भाला, त्रिशूल और उनको प्रोटेक्शन गियर जो है दिया जाता था। ठीक है। दे वर ऑल्सो पेड रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी भी जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रेगुलर बेसिस पे उनको सैलरी भी दिया करती थी। क्लियर। तो ये था तुम्हारा आर्मी का। अब पुलिस। द ब्रिटिश नीडेड एन एफिशिएंट पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है जाहिर सी बात है, कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर सरकार चलाती है या फिर उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस समय ब्रिटिश को भी बहुत जरूरत पड़ा था पुलिस का। क्लियर। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड अ परमानेंट पुलिस फोर्स इन इंडिया, उन्होंने जो है परमानेंट पुलिस फोर्स का क्रिएशन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड मेनी थानाज, ठीक है, थानाज होते थे हर एक जिला में, और उसमें एक दरोगा भर्ती हुआ करता था। ठीक है। टाउन्स एंड विलेज हैड कोतवाल्स एंड चौकीदार्स, तो टाउन्स में जो है कोतवाल और विलेज में जो है चौकीदार का अपॉइंटमेंट हुआ करता था। लेटर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डीएसपी का जो है पोस्ट बनाया गया पुलिस में। ठीक है। ही लुक्ड आफ्टर द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, और वो जो डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पूरे जिले का जो है देख रेख करता था। ठीक है। द पुलिस वॉज इफेक्टिव फोर्स अंडर द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के अंडर में जो पुलिस का काम था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम हुआ करता था, बहुत ही ईमानदारी तो नहीं, मतलब हाँ बहुत ही असरदार हुआ करता था पुलिस उस टाइम ब्रिटिश के अंडर में। इट रिड्यूस क्राइम्स, ठीक है। द पुलिस हाउएवर कुड नेवर बिकेम पॉपुलर विद द पीपल, ठीक है, बट भले ही वहां पे बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही
अच्छी तरह से जो पुलिस फोर्स उस टाइम पे बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार हुआ करती थी, बट लोगों के बीच में जो है पॉपुलर नहीं हो पाई थी ब्रिटिश पुलिस। द लोअर रैंक ऑफ पुलिसमैन इन पर्टिकुलर वर अनसिम्पैथेटिक, यानी कि वो बहुत ही जो लोअर रैंक ऑफिसर जो सिपाही होते थे, जो ठीक है जो लोअर रैंक के होते थे, वो लोगों के प्रति बड़ा अनसिम्पैथेटिक होते हैं, यानी कि उनको भावना से कोई कदर वो लोगों की नहीं करते थे। बहुत ही ज्यादा दबाव डालते थे लोगों को और बहुत ज्यादा करप्ट हुआ करते थे जो लोअर रैंक के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ठीक है, भ्रष्ट हुआ करते थे, ठीक है, और ऑपरेसिव यानी कि बहुत ज्यादा दबाव डालते थे लोगों पे। और ये अनसिम्पैथेटिक कहने का मतलब है कि वो उनके भावनाओं को कदर नहीं, लोगों की भावनाओं को कदर नहीं करते थे। क्लियर? तो ये था हमारा पुलिस सेक्शन। आई होप ये आप लोग को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज द जुडिशियरी। ऑलराइट, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की तरफ, ठीक है, जिसका जो है जुडिशियरी, यानी किस तरह से जो है जुडिशियरी सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने इफेक्टिव बनाया और ताकि जस्टिस का जो सिस्टम था वो प्रॉपर बन सके। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, इंडियंस फॉलोड लॉज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले जो है जो इंडिया में जो जस्टिस का तरीका अपनाया गया था वो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बदले ट्रेडिशंस के बेसिस पे जो है सजा या फिर जो भी चीजें वो दी जाती थी, ठीक है। दे डिसाइडेड दैट ब्रिटिश लॉज वुड अप्लाई टू द यूरोपियंस ओनली, और उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स के जो लॉज थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स ने अपना लॉ कानून लगाया था, तो वो भी उन्होंने भी सोचा कि छोड़ो क्या इंटरफेयर किया जाए इंडियंस के जस्टिस के सिस्टम में। तो उन्होंने सोचा कि जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम है जुडिशरी का वो सिर्फ यूरोपियंस पे ही अप्लाई होगा। हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ लॉज क्रिएटेड कंफ्यूजन, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दो कस्टम्स बनाए गए थे, जो दो तरीके थे, जो ब्रिटिशर्स है वो सिर्फ यूरोपियंस हो देंगे और इंडियंस का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन पे बेस्ड होगा। तो इन दोनों ने जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था जुडिशियरी सिस्टम में। The Bengal Regulation of 1793 stated that justice should be based on written laws instead of oldest customs and traditions। और बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 में ये प्रपोजल रखा गया था कि जो जस्टिस है वो बेस होना चाहिए रिटेन लॉज एंड रिटेन लॉज एंड ऑर्डर्स पे इंस्टेड ऑफ ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पे। यानी कि कहने जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1793 था उसके तहत क्या किया गया था कि जो भी जस्टिस का जो सिस्टम था वो रिटेन लॉज के बेसिस पे किया गया, ना कि वो एज ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बेसिस पे। वारेन हास्टिंग्स एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा असरदार इंडिया में बनाया था, ठीक है। दे गिव अ प्रॉपर शेप टू जुडिशियल सेटअप, द सेट ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि उन्होंने जो है सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स का सेटअप किया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सिविल कोर्ट जिसमें सिर्फ सिविल मामले चलते थे और क्रिमिनल कोर्ट जिसमें सिर्फ क्रिमिनल मामले ही उसमें सुनवाई होती थी। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कोर्ट्स जो है वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। 1833 में जो है लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड टू कोडिफाई इंडियन लॉज, और 1833 में क्या हुआ, कानून आयोग बनाया गया जिसने क्या किया कि जो इंडियन लॉज थे, ठीक है, जो भी इंडियन लॉज थे, जो एज ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो लॉज थे उनको भी कुछ लॉज को जो है रिटर्न बनाया गया, ठीक है। और जो लॉ कमीशन अपॉइंटेड हुआ था 1833 में, उसने क्या किया, उसने हर एक लॉ को जो है कोडिफाई, हर एक लॉ को एक कोड देने का काम शुरू कर दिया था। इट कंपाइल्ड इंडियन पेनल कोड एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो लॉ कमीशन ने क्या किया कि उसने एक इंडियन पेनल कोड बनाया, आईपीसी यानी कि धाराएं बनाई, ठीक है, जिसके तहत आज के टाइम पे सजा दी जाती है लोगों को, ठीक है। आईपीसी धारा यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा के तहत जो है सजाएं सुनाई जाती थी। तो कोडिफाई किया गया था उस लॉ किसके द्वारा, लॉ कमीशन 1833 के द्वारा, ठीक है। और वहां पे जो है रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया, किसमें, लॉ कमीशन ने। इट मेंट इक्वल बिफोर लॉज एज इट पोर्ट्रेज द आइडियल ऑफ वन लॉ फॉर ऑल। और उस लॉ कमीशन में जो रूल ऑफ लॉ बनाया गया था उसमें क्या लिखा गया था कि एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि एक लॉ जो होगा वो सब पे एक कानून जो बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा। क्लियर? द यूरोपियंस एंड इंडियंस कंटिन्यू टू ट्राई इन सेपरेट कोर्ट्स, बट उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो इंडियंस और जो यूरोपियंस को जब सुनवाई होती थी कोर्ट में, तो उनको दोनों को अलग अलग कोर्ट में सुनवाई की जाती थी, ना कि एक ही कोर्ट में। क्लियर?
तो ये था तुम्हारा जुडिशरी का सिस्टम, ठीक है। कंक्लूजन ये था, कंक्लूजन इस चैप्टर का ये निकला कि जो यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे इंडिया में आए थे अपने एक एज ए ट्रेडर्स, ठीक है, उसमें से सारे को सबको ज्यादातर सारे कंट्रीज को हरा दिया है ब्रिटिशर्स ने। इंग्लैंड के जो आए थे, इंग्लैंड देश से जो आए थे इंडिया में, ठीक है, एज ए ट्रेडर्स। तो सिर्फ दो ही बचे थे, फ्रेंच और इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने फ्रेंच को भी हराया और अल्टीमेटली जो है सुप्रीम पावर कहलाने लग गया था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में, ठीक है। वो एज ए ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे। सून धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया था और अपने राज को जो है, अपने पावर को जो है बढ़ाना शुरू कर दिया था, टेरिटरीज को एक्सपैंड करके, ठीक है। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी दे बिकेम अ सुप्रीम पावर। और मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक ब्रिटिश एक सुप्रीम पावर बन चुके थे हमारे इंडिया में। अल्टीमेटली द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द डायरेक्ट रूल। और अल्टीमेटली धीरे धीरे जैसे जैसे एरियाज को एक्वायर करते गए वो लोग, टेरिटरीज को एक्वायर करते करते क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडिया जो है डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के रूल में आ गया, ठीक है। इंडिया वाज टर्न्ड इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी और इंडिया को जो है ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो इंग्लैंड के ट्रेडर्स यहाँ पे इंडिया में व्यापार के तरीके से आए, व्यापार के तौर पे जो आए थे। क्लियर? तो ये है तुम्हारा एंड, चैप्टर का एंड, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर का टॉपिक है, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं वहां पे आप लोगों को डाउट्स को जरूर से जरूर रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। प्लीज आप कोई भी डाउट हो जरूर पूछिएगा उसमें, ठीक है। तो और जो उसका होमवर्क मिलेगा आप लोग प्लीज अपने फेयर कॉपी में जरूर से जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ से मैं अभी अलविदा लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।